सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे आप सब? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो 5 लेक्चर जो है वेक्टर का समाप्त हो चुका है। लेक्चर नंबर 6 हम आज करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने कोई शायद होमवर्क नहीं दिया था, है ना? हाँ, तो कोई भी होमवर्क नहीं मिलता, लेकिन आज जो है भर भर के होमवर्क मिलने वाला है एच.सी. वर्मा से। रही बात आई.ई.रोडो की, तो जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ से हम आई.ई.रोडो शुरुआत करेंगे। उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा, आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है? तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज जो है हम सबसे पहले सीखने वाले हैं लेमीज थ्योरम। लेमीज थ्योरम ये क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, वेक्टर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो अगर तुम लेमीज थ्योरम नहीं जानते हो तो नहीं बन पाएगा। मतलब इसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी तुम देखोगे कि यार सर मैंने एक जगह देखा था, मेरा दोस्त पूछ रहा था लेमीज थ्योरम क्या होता है। कुछ नहीं होता है, प्योर मैथमेटिकल चीज़ है। समझ में आया? जब मैथ्स में वेक्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे भी इसका प्रूफ है, ठीक है? तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लेमीज थ्योरम कहता क्या है, ठीक है? बहुत ही आसान है, बहुत ही लल्लू लाल है। इस स्टेटमेंट को समझते हैं और फिर इसके कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। हाँ, तो लेमीज थ्योरम क्या बोलता है? इफ F1 प्लस F2 प्लस F3, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी बॉडी पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, और तीनों का जो रिजल्टेंट है, नेट फोर्स है, वो 0 आ रहा है, ठीक है? मतलब नेट फोर्स हमेशा क्या आ रहा है? 3 फोर्स का 0 आ रहा है। तो उस केस में देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मतलब F1 का मैग्नीट्यूड हो सकता है, F2 का मैग्नीट्यूड हो सकता है, F3 का मैग्नीट्यूड हो सकता है। एक्चुअली यहाँ पे मुझे वेक्टर लिखना चाहिए। समझ में आ गया? So then the magnitude of vector is directly proportional to sine of angle between other two vectors। क्या हुआ? मतलब मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे कोई फोर्स F1 लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई फोर्स F2 लग रहा है, और इधर कोई फोर्स लग रहा है F3, ठीक है। तीनों वेक्टर का सम क्या है? यहाँ पे 0 है। मतलब जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है, 3 फोर्स किसी बॉडी पे, नेट फोर्स 0 है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। समझ में आ गया ना? न्यूटन्स लॉ तो पढ़ा ही होगा 9th-10th में। चलो, तो इस केस में जब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसको एक और टर्म से जानते हैं, क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम में है, मतलब नेट फोर्स 0 है। तो लिख दो ना, मतलब फिर से लिख दो एक बार, क्या दिक्कत है? F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0। एनी प्रॉब्लम? नहीं। अब देखो, इसको क्या है ना, इसको अल्फा कंसीडर कर लिया जाता है। मतलब F1 फोर्स के अपोजिट जो 2 वेक्टर एंगल फॉर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अल्फा। F2 फोर्स के सामने जो भी 2 वेक्टर है जो एंगल फॉर्म करते हैं उनको बीटा, और बाकी ये लोग गामा, ठीक है। तो ये 3 एंगल हैं। तो इनका साइन जब लेंगे तो इस साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है कि ये क्या होता है ना, F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। बस यही रूल है। कोई एंगल पता है? 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है? ये मैग्नीट्यूड है। F1 मतलब F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, F2 मतलब F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, F3 मतलब F3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। व्हाट इज साइन अल्फा? साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर 2 वेक्टर। इफ यू कंसीडर वेक्टर 1, तो वेक्टर 1 को हटा दो और उसके सामने जो 2 अदर वेक्टर फॉर्म करते हैं वही ना एंगल लेना है। देखो ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर 2 वेक्टर। सर यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे फील नहीं आ रहा है, मतलब तो ठीक है ना, फील दिलाने के लिए कांस्टेंट मान लो। F अपन अल्फा इक्वल टू ये अपन ये है इक्वल टू ये अपन n है, तो ये सबको k के बराबर मान लो। मतलब F1 इक्वल टू k इंटू साइन अल्फा हो जाएगा कि नहीं? तो देखो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? k इंटू साइन अल्फा। इसका मतलब क्या हुआ? F1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, क्योंकि जब भी कांस्टेंट हटाते हैं, इक्वलिटी हटाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डालते हैं। ये तो बेसिक फंडा है। समझ में आया? ओके, तो ये हमने समझ लिया। तो बहुत ही सिंपल है। हम इसका प्रूफ आज 2 मेथड से करेंगे। एक जो मैथ्स में एक चैप्टर आएगा तुम लोगों को जे एडवांस की, जब तुम लोग बाद में पढ़ोगे, उसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वाले मेथड से भी इसका प्रूफ करेंगे, और साथ ही साथ एक
लल्लू लाल मेथड से भी प्रूफ करेंगे, मतलब आसान मेथड से भी प्रूफ करेंगे। समझ में आ गया? बस तो क्यों मैं प्रूफ कर रहा हूँ, जस्ट माइंड के एक्सपेंशन के लिए कि जब तुम वहाँ पहुँचोगे, जब मैथ्स पढ़ते 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 एक समय आएगा जब तुम कौन से चैप्टर पे पहुँचोगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पे पहुँचोगे, तब लगेगा अरे भाई सर ने तो ये बताया था। हो सके यहाँ पे तुमको एक ही मेथड समझ में आए, दूसरे मेथड को थोड़ा लेट लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तब जाकर समझ पाओगे। ठीक है ना? तो अगर तुम्हें जेईई एडवांस का प्योर प्रिपरेशन करना है ना, तो कोई चीज़ क्यों आता है, कैसे आता है, उसका प्रूफ क्या है, इसके पीछे देखो, समझ में आया ना? और उसको डिटेल में जाओ। जब तक डिटेल में नहीं जाओगे ना, तब तक जेईई एडवांस हाथ से दूर रहेगा। समझ में आया? हाँ, तो हम आज प्रूफ करने वाले हैं कि भाई ये कैसे होता है। प्रूफ करने के पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन, तो मजा आ जाएगा कि भाई ये होता क्या है ना? नहीं तो फील नहीं आएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन की बात कर ही रहे थे, तो ये क्वेश्चन हमारे पास है। देखो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग। ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट में इधर फोर्स लग रहा है, ठीक है, F1 मान लिया इसको, इधर फोर्स लग रहा है, इस F1 इसको माना, F2 इधर माना, और नीचे क्या माना, F3 मान लिया। 3 फोर्स लग रहे हैं ना? क्या एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं कि नहीं? बोल रहा है कि ये कहीं नहीं मूव कर रहा है, मतलब नेट फोर्स तो 0 है। अच्छा, नेट फोर्स 0 है, 3 फोर्सेस हैं, अल्फा बीटा गामा टाइप का है, समझे ना? यानी कि हम यहाँ पे लेमिस थ्योरम अप्लाई करके F1 एंड F2 फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिया है, 90 डिग्री, और ये क्या दिया है, 30 डिग्री। तुम्हारे पास 1 मिनट 40 सेकेंड टाइम है, ठीक है? चलो ट्राई करो और जल्दी से इसको सॉल्व करो। आप लोग भी वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। ठीक हो गया सॉल्व? चलो, अब ये जो क्वेश्चन है वैसे ही जैसे मैंने बोला था, मतलब ये जो फोर्स है उसका अमाउंट अपॉन ये टोटल एंगल, तो बोलो F2 अपॉन कितना एंगल होगा ये? अगर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, और ये तो 150, अरे 150 नहीं लिखेंगे ना, साइन 150, वेरी गुड, साइन 150 डिग्री। उसके बाद में F3 अपन सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, साइन, समझ में आया? उसके बाद में F1 अपन साइन 90 डिग्री। ठीक है, चलो। अच्छा, कोई फोर्स तो पता तो होना चाहिए। हाँ, F3 पता है, बस बाकी सब निकल जाएगा। F3 कितना है, 3 न्यूटन। तो बस इसका इससे लाओ तो F2 आ जाएगा, इसको इससे लाओ तो F1 आ जाएगा। मतलब F2 अपॉन साइन 150 डिग्री, ये खटाखट होना चाहिए। मैं जब बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा था तो इसलिए पढ़ा रहा था कि तुम इसको देख कर 90 × 1 ये सब उतना ज़्यादा देर मत करो, सीधे 90 + 60 चेंज होकर cos 60 आ जाएगा। cos 60 मतलब 1/2, मतलब F2 अपॉन 1/2 इक्वल टू 3 अपॉन साइन 120, साइन 120 cos 30 हो जाता है, cos 30 मतलब रूट में 3/2, ये 1/2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, खत्म, और √3 मतलब F2 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। आई बात समझ में? बहुत आसान है। चलो F3 अगर √3 हो गया तो F1 निकालो, F1 अपॉन साइन 91 होता है। जब ये निकल जाए तो इससे भी कर सकते हो या इससे भी कर सकते हो, ठीक है। 3 अपॉन √3/2 मतलब F1 जो है 3√3, 2√3 आ जाएगा, है ना आसान? तो ये लेमिस थ्योरम है। अब ये लेमिस थ्योरम है ना, जब मैं तुमको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा ना, इन सब चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। समझ में आया ना? हाँ, बस लेमिस थ्योरम दिया रहता है, इसीलिए हमने सीख लिया। चलो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, या एक और क्वेश्चन कर ले। अच्छा, एक और क्वेश्चन करेंगे हम, 2 मेथड से करेंगे। देख, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बिना लेमिस थ्योरम से भी हो सकता है और लेमिस थ्योरम से भी हो सकता है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। तो चलो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, क्वेश्चन को देखो और खुद से पूछो कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन कौन से फॉर्मेट का है। तो यहाँ पे इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 दिया है ना, आउट ऑफ दिस 3 वेक्टर, अच्छा 3 वेक्टर है और तीनों का सम 0 है,
नेट फोर्स, अगर फोर्स होगा तो नेट फोर्स 0, अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तीनों होगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0, मोमेंटम वेक्टर तीनों होगा तो नेट मोमेंटम 0। समझ में आया ना? ठीक है, 3 वेक्टर, टू आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो कोई भी दो जो है ना, मान लेते हैं ए एंड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर इज √2 टाइम्स आइदर ऑफ द 2 वेक्टर्स। तो सी का क्या है, या तो इसके √2 टाइम्स है, नहीं तो इसको √2 टाइम्स है, सीधी बात है। हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर, मतलब ए और बी के बीच में एंगल फाइंड करना है, बी एंड सी के बीच में एंगल फाइंड करना है, सी एंड ए के बीच में एंगल फाइंड करना है। समझ में आया? तो इसको सबसे पहले तुम सॉल्व करो, जैसे सॉल्व करना हो, तुम्हारे पास 2 मिनट टाइम है, ठीक है? और फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 2 तरीके से सॉल्व करता हूँ। एक तो मैं लेमिज थ्योरम का यूज करूंगा, पहले जो सॉल्व करूंगा बिना लेमिज थ्योरम के यूज करूंगा, बाद में फिर लेमिज थ्योरम को यूज करके सॉल्व कर दूंगा, ठीक है? चलो सॉल्व करते हैं। हाँ, तुम्हारा आंसर कितना है, बोलो बोलो, आंसर कितना है? 45, 45, 90। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, ये 45, 45, 90 मिलकर 360 तो होने वाला नहीं है, यानी तुम्हारा सॉल्यूशन क्या है, गलत है, ठीक है? तो चलो सॉल्व करते हैं। मान लो मुझे लेमिज थ्योरम आता ही नहीं है, मैंने नाम ही नहीं सुना लेमिज थ्योरम का क्या है, ठीक है? तो मैं चला सॉल्व करने। आउट ऑफ 3 वेक्टर 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। चलो पहले मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। जो मॉड लूंगा तो इधर क्या लिखूंगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, तो उधर सी वेक्टर का मॉड लिखूं या माइनस सी वेक्टर का मॉड लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया ना? सी वेक्टर का मॉड भी क्या होगा, सी ही होगा, और माइनस सी वेक्टर का मॉड सी ही होगा। चलो अब चलो इसका लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट हो जाएगा इधर, लेकिन हमें पता है ए और बी का तो उधर c हो जाएगा। क्या हमें ये पता है ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अब यूज करूंगा ना उसका, पहले फॉर्मूला तो लिखने दो, ठीक है? तो ये यहाँ तक हमें कुछ नहीं पता, तो ये तो लिख सकता हूँ ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। चलो इसके आगे बढ़ेंगे तो ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मान लेते हैं ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू एक्स मान लिया, ठीक है? तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, और ये 2x स्क्वायर कॉस थीटा अंडर रूट हो गया कि नहीं? और c का मैग्नीट्यूड क्या है, √2 टाइम्स x हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो √2 टाइम्स x हो जाएगा, सॉरी √2 टाइम्स ना, √2 टाइम्स x हो जाएगा। ओके, चलो दोनों साइड स्क्वायर करो, तो देखो ये 2x स्क्वायर आएगा कि नहीं, और प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू उधर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2x स्क्वायर चला गया, 2x स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू 0, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू 0, मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो गया, π/2। ये जो थीटा इक्वल टू π/2 आया है वो किसके बीच में आया है, ए एंड बी के बीच में। तो बना दो इसे, ए वेक्टर इधर है और बी इधर 90 डिग्री पे बना दो, ठीक है? तो इसका जो मैग्नीट्यूड जाएगा एकदम बीच से जाएगा कि नहीं, वही तो जा रहा है ना, उसी को तो तीसरा कैंसिल करने वाला है ना? ये थोड़ा बड़ा है, ये कॉमन सेंस से सोचो, ये x है, ये x है, दोनों का मैग्नीट्यूड एंगल बाइसेक्टर होगा, ये समझाया मैंने। तो ये दोनों मिलकर √2 टाइम्स x होगा ना, तो जो तीसरा है थोड़ा बड़ा होगा ना, ये क्या है, ये √2 टाइम्स x है। हाँ, तो अब निकाल सकते हो ना, ये 90 डिग्री, तो पिक्चर से तो दिख ही रहा है, 90 डिग्री प्लस 45, 90 डिग्री प्लस 45 मतलब कितना आ जाएगा, 135 डिग्री। मतलब दो ए एंड ये सी ले लो, ए एंड सी 135 डिग्री बना रहा है, बी एंड सी 135 डिग्री बना रहा है, और जो इक्वल अमाउंट के हैं वो कितने बना रहे हैं, 90 डिग्री। या ऐसे सोच सकते हो, दो अनइक्वल जो अमाउंट है ना वो 135 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, और जो इक्वल अमाउंट है वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ठीक है? कहाँ कुछ यूज किया लेमिज थ्योरम
किया क्या? नहीं किया, तो अब करेंगे, समझे ना? अब लेमिस थ्योरम यूज करेंगे और उससे हम निकालेंगे आंसर को। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा। ओके, चलो अच्छा क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं लेमिस थ्योरम से। हाँ ठीक है, तो आप लोग को वीडियो पॉज करना है, इसको लिखना है, सबसे पहले खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद ये सॉल्यूशन देखना है, उस पर सोचना है, घर पे जाकर फिर से ट्राई करना है, ठीक है? और हाँ, सॉल्यूशन का अलग कॉपी होना ही चाहिए, सॉरी मतलब जैसे जो भी होमवर्क मिल रहा है ना तुम्हें, जैसे HC वर्मा का हो या ईरोडो का हो, चाहे अपना DPP हो, सबका एक ही कॉपी में उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। काटो फाड़ो चाहे कुछ भी करो, फेंकना मत ठीक है ना? हाँ, कितना भी गंदा सॉल्यूशन हो, तुम्हारा सॉल्यूशन है वो होना चाहिए, ठीक है? हाँ चलो आगे बढ़े। अब लेमिस थ्योरम से इसको सॉल्व करते हैं, यूजिंग लेमिस थ्योरम। हाँ तो चलो अब इसको लेमिस थ्योरम से करते हैं। देखो क्वेश्चन को है ना, सबसे पहले लिखो क्वेश्चन क्या बोलता है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करो वेक्टर के थ्रू। ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर का भी सेमी मैग्नीट्यूड है ना, तो वी वेक्टर उतना ही लेंथ का इधर लिख लो। ऑब्वियस सी बात है, मान लेते हैं इसका x है तो इसका भी x होगा, और जो दोनों का जो रिजल्टेंट है ना, इसके मिडिल बाइसेक्टर से जाएगा। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे, घर पे छोड़कर नहीं आएंगे। और पीछे जो है इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट कैंसिल करने वाला है ये वाला, ये थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि ये क्या है, √2x है। समझ में आ गया? तो सिमेट्री से तुम्हें नहीं दिख रहा है क्या कि ये जो अगर अल्फा मान लूँ, अगर इसको अल्फा मान लूँ तो ये भी अल्फा ही होगा सिमेट्री से, और ये क्या मान लिया, बीटा होगा, यूजिंग सिमेट्री। ठीक है, तो चलो अब लेमिस थ्योरम का यूज कर देंगे। लेमिस थ्योरम क्या बोलता है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपन इसके सामने वाला का साइन अल्फा इक्वल टू इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपन इसके सामने वाला साइन अल्फा। कोई फायदा नहीं, अभी तक हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि इससे साइन अल्फा नहीं निकलने वाला है। इक्वल टू कौन से वेक्टर है, √2 टाइम्स x अपॉन साइन। अच्छा, बीटा को कैसे लिख सकता हूं, 180 माइनस 2 अल्फा लिख सकता हूं कि नहीं, 180 माइनस 2 अल्फा, बोलो ऐसा लिख सकता हूं क्या, नहीं बीटा को लिखूंगा 360 माइनस 2 अल्फा, लिख सकता हूं, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 360 माइनस 2 अल्फा। चलो, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसका और इसका यूज करके देखना जरा ध्यान से, क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू √2 अपॉन साइन 360 माइनस 2 अल्फा क्या होता है, माइनस साइन 2 अल्फा, माइनस साइन 2 अल्फा। वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आया, वेरी गुड। चलो, उसके बाद में क्या मैं लिख सकता, अरे यहाँ पे एक्चुअली क्या लिखा है, x अपन साइन अल्फा इक्वल टू √2x अपन साइन 360 माइनस 2 अल्फा, x को उड़ा दिया, समझ में आया। चलो अब माइनस साइन, अब यहाँ देखो 1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू √2 अपॉन माइनस साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला बोलो जल्दी जल्दी, अल्फा कॉस अल्फा, है ना, ये फॉर्मूला कॉमन है, बार बार यूज में आता है। चलो, क्या मैं साइन अल्फा उड़ा दूं, चलो, और देखो यहाँ से क्या मैं -1/√2 इन दोनों से लिख दूं राइट साइड, और कॉस अल्फा को ऊपर ले जाऊं, यहाँ पे रखूं, कॉस अल्फा -1/√2 आया। क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, समझ में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, हमें फर्स्ट और सेकंड से मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये अल्फा 180 से डी से तो ज़्यादा हो नहीं सकता, इसीलिए कितना एंगल हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। कॉमन सेंस
है ना, हम पढ़े हुए हैं बेसिक मैथ्स, तो वहाँ से कॉस अल्फा, अल्फा कितना हो जाएगा 135 डिग्री हुआ। मतलब कि वेक्टर ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच में कितना एंगल हुआ 135। सिमिलरली वेक्टर बी एंड सी के बीच में कितना एंगल हुआ 135। और ये वाला ए एंड बी के बीच में 365 माइनस 2 इंटू 135। वेरी गुड, कॉमन सेंस। ठीक है, निकालोगे तो कितना आएगा 90 डिग्री, है ना आसान। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, ये हमें कुछ मैथ्स भी सिखाता है कि नहीं। लेकिन ये तो कंफर्म हो गया ना कि जो भी क्वेश्चन लेमिज थ्योरम से हो सकता है वो बिना लेमिज थ्योरम के भी हो सकता है। ठीक है, चलो तो हमने लेमिज थ्योरम सीख लिया कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या लेमिज थ्योरम में? आसान है कि टफ है? आसान है। तो चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं, उसमें मजा आता है। ठीक है, चलो तो चलो लेमिज थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं। देखो लेमिज थ्योरम की अगर मैं बात करूं ना, तो ये जो फोर्स तुम लिख रहे थे ना किसी पॉइंट, जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जैसे इधर F1 लग रहा था, ठीक है, इधर F2 लग रहा था और कहीं पे इधर F3 लग रहा था, इसको थोड़ा सजा दो। क्या करें? सजा दो, शिफ्ट करके, पैरेलली शिफ्ट करके। अब ध्यान से सुनना, क्या ट्रायंगल बनाओ पैरेलली शिफ्ट करके? कैसे बनाओगे ट्रायंगल बताओ? थोड़ा सा इधर करो, थोड़ा सा बड़ा करो, नहीं तो फील नहीं आएगा। चलो ट्रायंगल बनाना है, इसको थोड़ा छोटा कर लो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये है अल्फा, ठीक है, ये F1 है और ये क्या है F2 है, तो ये हो गया बीटा, और ये F3 है, तो इसके सामने वाला क्या हो गया गामा। आई मत समझ में? अब ध्यान से सुनो, इसको मैं पीछे खींच सकता हूं क्या? कलर चेंज करते हैं, इसको जब मैं पीछे खींचूंगा तो ऐसे 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 यहाँ पे आया कि नहीं? ये वाला को इधर ला दिया। ठीक है, अच्छा इसको पैरेलली शिफ्ट करो, सॉरी इसको ऐसे शिफ्ट करो, हाँ इसको इतना ही रहने दो। ठीक है, अब इसको इधर शिफ्ट करो, ऐसे शिफ्ट करो और ऊपर ले जाओ, तो क्या ये ऐसे हो जाएगा? देखो पिक्टोरियल थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है क्योंकि हमारे पास हम इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें तो पता है ना कि 3 वेक्टर अगर 0 होता है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये क्या होता है सी वेक्टर, उसी वे में। लेकिन अगर इसको ऐसे लिख दूं तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर हो जाता है, लेकिन एक ही वे में अगर लिख दूं तो वो नेट इक्वल टू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। प्रूफ करके भी बताया था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको वैसे ही रहने दिया, इसको थोड़ा पीछे शिफ्ट किया, ये आ गया। थोड़ा छोटा छोटा करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, इसको यहाँ शिफ्ट करके ऐसे ले गया, ठीक है, और इसको शिफ्ट करके पीछे ले गया। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से सुनो, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 देखना जरा, ये ए वर्टेक्स है, ये बी है और ये क्या है सी है। तो ए वर्टेक्स के सामने जो साइड होता है ना उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जब तुम पढ़ोगे मैथ्स पढ़ोगे ना आगे तो बताया जाएगा। बी के सामने बी से रिप्रेजेंट, स्मॉल बी से, सी वर्टेक्स के सामने स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान से सुनो, क्या मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दूँ? चलो, तो ये जो साइन बी है, साइन बी क्या होगा, साइन बी साइन बी जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या मैं बोल सकता हूँ P अपन C होगा। उसी तरह साइन C जो है क्या होगा P अपॉन B। चलो ये 1 मान लो और 2 मान लो। चलो चलो एक और लेते हैं, इधर से ले लो, इधर से परपेंडिकुलर डालो। चलो साइन ए बताना जरा, साइन ए परपेंडिकुलर यहाँ पे। अच्छा यहाँ दोनों से, दोनों के कंबाइन से, दोनों को डिवाइड करो,
इसको रहने दो, अभी दोनों को डिवाइड करो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ साइन बी अपॉन साइन सी इक्वल टू बी अपॉन सी आएगा, है ना। चलो अब इसके बाद क्या करोगे, बी उधर ले जाओ, बी वहीं पे रहने दो, साइन बी को नीचे ले जाओ, तो बी अपॉन साइन बी हो गया। साइन सी वैसे रहने दो, सी इधर ले जाओ, बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी हो गया कि नहीं, है कि नहीं। चलो अब यहाँ पे एक और चीज करते हैं, अब वही खेल दूसरे तरीके से खेलते हैं। इस बार एंगल ए और एंगल सी का यूज करते हैं। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस बार दूसरा परपेंडिकुलर, पहले वाले को तो चलो एक्चुअली पावर कट हो गया था। चलो फिर से हम शुरुआत करते हैं। मैं बात कर रहा था कि ये जो है साइन बी P1 अपन सी, साइन सी P1 अपन बी, है ना, इसको P1 माना, ये वाला AM लेंथ को, इस बार BN लेंथ मान रहा हूँ। ठीक है, जो खेल पहले खेला था फिर मैं वही खेल खेलूँगा, लेकिन किसके साथ, एंगल A एंड C के साथ। तो साइन ए क्या हो जाएगा, इसको P2 परपेंडिकुलर मान लो, तो क्या P2 अपन C हो जाएगा, बताओ। साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। उसी तरह साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 अपॉन ये वाला लेंथ A, है ना। दोनों को डिवाइड करो तो क्या मैं लिख सकता हूँ, साइन ए अपॉन साइन सी इक्वल टू A अपॉन सी। फिर वैसे ही A बाई साइन ए को नीचे ले, ये साइन ए को नीचे ले गया A के साथ, और इधर C अपॉन साइन सी, और यही C अपॉन साइन सी किसके इक्वल है उधर, B अपॉन साइन B। तो क्या प्रूफ हो गया, इसी टाइप से कुछ था कि नहीं, है ना, इसी को बोलते हैं साइन रूल, समझे ना। जब तुम मैथ्स को पढ़ोगे तो इसको साइन रूल बोलते हैं। तो लेमिस थ्योरम वहीं से चुराया गया है, या साइन रूल इससे चुराया गया है, जो भी समझो, है ना। चलो कोई बात नहीं, अब इसको एक दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, है ना। यही चीज वेक्टर का एनालिसिस अच्छे से समझ जाओगे ना, तो तुम समझ जाओगे कि ये वही है। हर चीज को समझाना मेरा काम नहीं है, कुछ तुम भी दिमाग लगाओ, ठीक है। अगर तुम्हें लगेगा कि ये नहीं है फिर पूछना मेरे से, ठीक है। चलो, अरे हाँ, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। दूसरा मेथड, मेथड नंबर 2, देखो मेथड नंबर 2 में कुछ और जानकारियाँ भी मिलेगी। अब देखना जरा ध्यान से, ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल, ये क्या हो गया, ट्रायंगल, ट्रायंगल, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। मैंने क्या किया, ये एक सर्कल ड्रॉ किया, ये सर्कल ड्रॉ किया, क्या ये सर्कल, अरे नहीं, आज ही सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। ए बी सी हो गया, ध्यान से सुनो। अब ये सर्कल हो गया तो इसका सेंटर भी होगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये कौन सा सर्कल है, इस सर्कल का नाम क्या है, इन सर्कल, सरकम सर्कल, मतलब इन सर्कल है, मतलब कुछ भी, चलो ठीक है। तो ये जो है तुम्हारे पास कौन सा सर्कल है, सरकम सर्कल। अब यहाँ पे, और ये जो इसका रेडियस है, ये क्या है, इसका नाम क्या है, सरकम रेडियस, ठीक है, आर। गजब वाले, मतलब लगता है कि तुम्हें पता है और दुनिया के किसी को नहीं पता है, आर, हद है, नाम पूछ रहा हूँ तो, ठीक है। तो इसका क्या नाम है, सरकम रेडियस, हाँ, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल। ध्यान से सुनो। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, समझे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये दो इक्वल पार्ट में बांटता है, बिल्कुल सही। अब ध्यान से देखो, क्या ये एंगल ए है तो पूरा पूरा एंगल क्या हो गया, 2a है कि नहीं, yes. हाँ, जब पूरा एंगल 2a है तो ये a है कि नहीं, yes. a है। चलो अगर ये a है तो ये अगर साइड a है, ये साइड b है, और ये साइड स्मॉल c है, ठीक है। चलो साइन ए बताओ, a/2, गुड, साइन ए इक्वल टू a/2 अपॉन r। उसी तरह साइन b जो आएगा ना, b/2r आएगा, उधर उधर अगर चले तो, जैसे अभी चला। उसी तरह साइन c जो आएगा ना, वो आएगा c/2r,
समझे कि नहीं? तो चलो, तो क्या मैं इससे लिख सकता हूँ a बाई साइन a इक्वल टू 2r, b इससे क्या लिख सकता हूँ b बाई साइन b इक्वल टू 2r, और इससे क्या लिख सकता हूँ c अपॉन साइन c इक्वल टू 2r। तो मैथ से क्या फॉर्मूला आ जाता है, a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c इक्वल टू 2r, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। देखो इसका यूज नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है, इसका यूज नहीं है, बस इसका प्रूफ बता दिया, इसको रखे रहना। जब तुम आगे बढ़ोगे ना, जब तुम ये चैप्टर पढ़ोगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, तब तुम्हें लगेगा अरे यार ये तो लल्लू लाल था। समझ में आया ना? अब मैं यहाँ पे बता दिया, कोई दिक्कत? चलो नहीं, आई होप तुम्हें अब इसका रिलेट कर सकते हो उससे जो लेमिस थ्योरम था, है कि नहीं? आराम से कर सकते हो। चलो इस तरह से लेमिस थ्योरम हमारा समाप्त हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है। इस क्वेश्चन में तुम 2 से 3 मिनट ले सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए, ओके। चलो क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है वेक्टर का। देखो ये पॉइंट ए है, बी सी डी ई एफ, ये एक रेगुलर हेक्सागन है। क्या है? रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। तो मैंने पॉइंट मार्क कर दिया है ए बी सी डी ई एफ। अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो तुम्हें ए बी वेक्टर, ये ए सी वेक्टर, देखो ए डी वेक्टर, फिर ए ई वेक्टर, फिर ए एफ वेक्टर, इन सब का समेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए डी वेक्टर, ठीक है। तो x टाइम्स ए डी हो जाएगा, सबका समेशन निकालोगे तो तुम्हें x फाइंड करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को तुम 3 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट या ट्राई करो, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करो और इसको ट्राई करो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन को देखो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जो भी वेक्टर का सम है ना, इसी के टर्म में आना चाहिए। किसके टर्म में आना चाहिए? एडी के टर्म में आना चाहिए। तो एक काम करो ना, एडी को एडी ही रहने दो, ठीक है। या एडी को क्या मान लो? एक्स मान लो, कोई दिक्कत? बाकी जो है, अब ध्यान से सुना, अब ये जो है क्या सेंटर से पास करेगा कि नहीं? एडी, चूंकि रेगुलर हेक्सागन है तो ये लेंथ और यहां से ये लेंथ बराबर होगा। ये ए ओ मान लेते हैं, हाँ बस ये बता रहा हूं। ए बी लेंथ, बी सी लेंथ, सी डी लेंथ बराबर होगा, डी ई एफ एफ ए सब बराबर होगा। अच्छा, जो लेंथ ए सी का होगा वही लेंथ ए ई का होगा, सिमेट्री से। अच्छा, जो लेंथ ए बी का होगा वही ए ई का होगा। अच्छा, अब मैंने क्या हुआ, दिमाग की बत्ती जलाई। मुझे जितने भी वेक्टर सम है ना, इसी के अलोंग अगर आ जाए ना तो मजा आ जाए। तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि ए बी वेक्टर और ए एफ वेक्टर जो है, ए बी वेक्टर एंड ए एफ वेक्टर, पहले से मैंने एक्स लिख दिया, किसके लिए? ए डी वेक्टर के लिए। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? देखो कितना एंगल है। ये जो है ना, ये 60 डिग्री फॉर्म करता है। 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, मतलब ये 30, ये 30, ये 30, ये 30, कितना एंगल है ये टोटल? 120। अरे ये 120 120 120 120 होता है ना। हाँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ए बी और ए एफ जो है, अच्छा ए बी भी तो x/2 है। अरे ए डी जब x है तो ए ओ क्या है? x/2। तो ए बी क्या है? x/2। और ए एफ क्या है? x/2। दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है तो दोनों का रिजल्टेंट बीच से पास करेगा कि नहीं? यस सर। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ए बी वेक्टर का एडिशन अगर मैं किसके साथ करूं? ए एफ वेक्टर के साथ करूं और दोनों का मॉड लूं तो क्या होगा? दोनों 120 डिग्री पे हैं, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो रिजल्टेंट भी
सेम मैग्नीट्यूड का आएगा। हमने बताया ना, हमने चर्चा किया है, मतलब इन दोनों को ऐड करने से इसका काम तमाम हो गया। ए बी और ए एफ के ऐड करने से क्या आ रहा है, x/2 आ रहा है उसी के अलॉन्ग, मतलब ए बी प्लस ए एफ x/2 लिखा और ए डी को x लिखा। तो दो का अब कौन कौन बाकी है, ए सी एंड ए एफ, ए ई, हाँ ए सी एंड ए ई, बस इसमें ये ऐड कर दूंगा, काम चल जाएगा। मुझे अब वो भी दिखने लगा है, ए सी और ए ई कितने एंगल पे है, 90 डिग्री पे, कुछ भी, ए सी एंड ए ई 60 डिग्री पे है, वेरी गुड, 60 डिग्री पे है, ठीक है। तो क्या दोनों के बीच से ये पास कर रहा है कि नहीं, ए डी। अच्छा, दोनों का अमाउंट भी तो सेम है ना, बस हमें फाइंड कर लेना है कि आखिर होगा क्या। 2a cos θ/2 यूज करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। चलो अब मुझे फाइंड करना है ये वाला लेंथ कौन सा, AC कैसे फाइंड करेंगे। देखो x/2 तो x हो जाएगा, तो ये तो हाँ, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। x/2 का होल स्क्वायर, x/2 का होल स्क्वायर प्लस 2, हाँ वैसे भी निकाल सकते हैं। चलो अब उतना क्यों करें, या 2a cos θ/2 से भी निकाल सकते हो। कैसे, 2a वेक्टर x/2 और cos 120 मतलब cos 60 1/2 है, 2a cos θ/2 इसका और इसका रिजल्टेंट ये है, x/2 नहीं आएगा, 2a cos θ/2, नहीं कुछ तो गड़बड़ है, 60, हाँ अरे इसके और इसके बीच में एंगल 60 है ना, कैसे मूर्ख आदमी हो तुम लोग, 60 है ना, हाँ तो 2a कितना है, x/2 cos 60 मतलब √3/2, तो क्या हो गया, √3x/2 हो गया कि नहीं, मतलब AC का लेंथ कितना हो गया, √3x/2। दिस इज मेथड नंबर 1। अरे बहुत मेथड है निकालने के लिए, वेक्टर नहीं भी है तो देखो परपेंडिकुलर डालो, देखो जितना लेंथ इतना लेंथ, ये 90 डिग्री, ये कितना एंगल 30 डिग्री, ये कितना x/2 का cos ये होगा यहाँ तक, तो x/2 का cos ये निकल गया ना, दुगुना कर दो, क्या आ गया, √3x/2 तो बहुत मेथड है हमारे पास AC निकालने का, ठीक है। तो चलो AC निकाल लिया, यानी AE भी निकल गया, तो AC निकल गया, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो 2a cos θ/2 फॉर्मूला यूज करो, 2a कितना है, अब cos θ/2 मतलब cos 60/2 cos 30 √3/2, ठीक है, 2 से 2 चला गया, बचा क्या, 3/2 x, ठीक है। तो फिर वो लिख दो यहाँ पे 3x/2, कितना हो गया, 2x + 3x आ गया कि नहीं, मतलब 3 टाइम्स AD आ गया कि नहीं, अरे x को ही तो AD माना था ना, हाँ तो हो गया हमारा x। एक्चुअली में ये हमारा x इसको यहाँ पे अल्फा लिखना चाहिए, है ना, अल्फा टाइम्स AD, तो कितना आया, अल्फा 3 आंसर आया। समझ में आया ना। तो एक बार ट्राई करो खुद से, इसको बनाने के बहुत तरीके हैं, तुम किस अप्रोच से जा रहे हो, कैसे शॉर्ट फॉर्म में करोगे। इसको वेक्टर से कोई बनाता है, बहुत लेंदी जाता है, ये पता है कैसे बनाता है, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू AC वेक्टर लिख देता है, समझे ना, उस तुमने लिखा है ऐसे ही ना। अब देखो उसके बाद में AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर इक्वल टू AD वेक्टर लिख देता है, और CD वेक्टर को AF वेक्टर लिख देता है। तो ऐसे ऐसे करोगे ना तो बहुत लेंदी जाता है, तो हमारे पास स्मार्ट अप्रोच है, स्मार्ट तरीके से सॉल्व कर लिया, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। तो आई होप ये क्वेश्चन हो गया तुमसे, आसान क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। चलो लिखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ
वेक्टर्स, वेक्टर या वेक्टर्स जो भी है। चलो ध्यान से सुनो, वेक्टर को मल्टीप्लाई स्केलर से भी कर सकते हो। अब देखो किसी नंबर से भी कर सकते हो, है कि नहीं। तो सबसे पहले बाई एनी नंबर, जैसे 2, 4, 3, 8, ये क्या है, नंबर है ना, रियल नंबर है। तो इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा पहला क्या रहेगा, फिजिकल, जो भी फिजिकल क्वांटिटी रहेगा, क्वांटिटी रिमेन्स सेम, बस 0 से मल्टीप्लाई मत कर देना, नहीं तो गायब हो जाएगा उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी, जैसे मान लो 2 न्यूटन फोर्स है ना, F इक्वल टू क्या है, फोर्स वेक्टर 2 न्यूटन है, और चलो ईस्ट में लग रहा है। तुमने किससे मल्टीप्लाई किया, 8 से मल्टीप्लाई किया, पूरे में 8 से मल्टीप्लाई किया, तो ईस्ट का नॉर्थ हो गया क्या, नहीं हुआ, ईस्ट का ईस्ट ही रहा, और साथ ही साथ फोर्स ही है, ऐसा तो नहीं एक्सेलरेशन हो गया ये। हाँ, तो फिजिकल क्वांटिटी जो फोर्स था, फोर्स ही रहेगा, और साथ ही साथ नो चेंज इन डायरेक्शन, या डायरेक्शन रिमेन्स सेम, नो चेंज इन डायरेक्शन अगर किसी नंबर से। लेकिन याद रहे नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव होगा तो पलट जाएगा, समझे। हाँ, अगर -3 से कर दो तो फोर्स ईस्ट में लग रहा था, अब किधर लगेगा, वेस्ट में लगने लगेगा। तो इस बात का ध्यान रहे। कोई दिक्कत, नो दिक्कत मैंने बोला कौन सा, इसमें कौन सा दिक्कत हो गया भाई, ठीक है। अब दूसरा, पहला तो हमने कोई किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया किसी वेक्टर को, अगर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर को तो डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, बस नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, और साथ ही साथ फिजिकल क्वांटिटी वही का वही रहता है, फोर्स कोई एक्सेलरेशन नहीं हो जाता है ना, डिस्प्लेसमेंट कोई वेलोसिटी नहीं हो जाता, याद रहे। हाँ, दूसरा क्या है, कभी कभी स्केलर क्वांटिटी से, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक्सेलरेशन है, ये क्या है, एक्सेलरेशन है, इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो स्केलर से मल्टीप्लाई किया ना, तो एक फिजिकल क्वांटिटी को एक स्केलर, सॉरी एक वेक्टर क्वांटिटी को, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तुमने किससे मल्टीप्लाई किया, स्केलर से मल्टीप्लाई किया, फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो गया। तो पहले था एक्सेलरेशन, अब क्या हो गया, फोर्स हो गया, समझे कि नहीं। अच्छा, डिवाइड भी वही होगा, समझे ना, मल्टीप्लिकेशन भी लिख लो, और साथ ही साथ डिवीजन, मतलब किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगा, और साथ ही साथ डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा, ओके। चलो, उसी तरह किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर, जैसे यहाँ पे कोई वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो स्केलर से वेक्टर क्वांटिटी को तुमने मल्टीप्लाई किया स्केलर से, किसी स्केलर क्वांटिटी से, तो उसके बाद क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी चेंज, हियर फिजिकल क्वांटिटी चेंज्ड, यहां पे फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो गया। अच्छा, डिवाइड, मोमेंटम है, क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाता है, फोर्स आ जाता है, आगे पढ़ना है, ठीक है। तो देखो ना, स्केलर से डिवाइड किया ना, टाइम कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो मैंने स्केलर से डिवाइड किया, फिजिकल क्वांटिटी ही चेंज हो गया, पहले क्या था, मोमेंटम था, अब क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो जो डायरेक्शन, ध्यान से सुनो, यही तो खूबसूरती है ना इसका, स्केलर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो यहां से जो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन है वही फोर्स का डायरेक्शन है। मैं मोमेंटम की बात नहीं कर रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, ये चेंज इन मोमेंटम है, फोर्स मोमेंटम अपन टाइम नहीं होता है, क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपन टाइम होता है। बात समझ में आई, ठीक है। फोर्स जो है, फोर्स का वही डायरेक्शन होगा जो चेंज इन मोमेंटम का होगा। तो यहां पे भी क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो गया, बट डायरेक्शन अनचेंज्ड,
अनचेंज, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, ध्यान से देखना इसको। तो एकदम जीरो लेवल बात था ये, कोई दिक्कत? लिख लिया? हाँ, अगर मान लो नहीं लिख पाओ तो वीडियो को पॉज करना, ठीक है, वीडियो देखना, वीडियो को पॉज करना, लिख लेना, फिर आगे बढ़ना। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, एक्चुअली प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको, तो हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते थे या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे या उसको डिवाइड करते थे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर से, तो ना तो डायरेक्शन चेंज होता है और ना ही वो फिजिकल क्वांटिटी चेंज होता है। लेकिन अगर मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूँ या डिवाइड करूँ तो फिजिकल क्वांटिटी चेंज होता है, बट डायरेक्शन रिमेन्स सेम। हाँ, अब हम वेक्टर टू वेक्टर करने वाले हैं। अब आने वाला है मजा कि भाई वेक्टर का वेक्टर से कैसे प्रोडक्ट होता है। तो लिखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। जब वेक्टर और वेक्टर सामने आ जाए तब कैसे मल्टीप्लाई होगा। देखिए, ये दो तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है। पहला, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। ये इसलिए बोलते हैं, मान लो कोई एक वेक्टर है ए, ठीक है, मान लेते हैं कोई वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है, और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है किसी दूसरे वेक्टर से बी। तो इसको कैसे साइन देंगे अगर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो? ए डॉट बी। ये एक छोटा सा बिंदु, समझ में आया? तो ए डॉट बी, ये हो गया डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आखिर ये होता क्या है डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट मतलब, देखो, डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को एक और नाम से जाना जाता है स्केलर प्रोडक्ट। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी आता है वो क्या आता है? स्केलर आता है। मतलब जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट करो और मल्टीप्लिकेशन करो, ऐसा मल्टीप्लाई होना चाहिए ताकि जो आने वाला जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या आ जाए? स्केलर आ जाए। तो उस केस में हम ऐसे डिनोट करते हैं ए डॉट बी, ठीक है। हाँ, उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं या डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट यहाँ डॉट का यूज होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है? ये होता है ए बी कॉस थीटा, या कहीं पे तुमको ऐसे दिख देगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ये होता है। अब ये होता क्यों है भाई? ध्यान से सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, सुनना जरा ध्यान से। एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि अगर कोई वेक्टर ए यहां पे है और कोई बी यहां पे है, तो दोनों का तो डायरेक्शन अलग है ना। तो सिंपली मल्टीप्लाई, ऐसा हमें मल्टीप्लिकेशन करना है ताकि हमारे पास स्केलर आए। तो एक काम करते हैं, इसका जो है ना, जैसे दोनों के बीच का है एंगल थीटा है, ठीक है, तो लाइक बनाते हैं। लाइक मतलब ये इधर कितना है या ये वाला उधर कितना है, तो आराम से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे दोनों के मैग्नीट्यूड का, है कि नहीं। तो मुझे बताओ, अगर मुझे पता करना है ए जो है एक वेक्टर है वो बी की तरफ कितना है? ए कॉस थीटा। तो क्या मैं ए कॉस थीटा लिख सकता हूं? या ए वेक्टर का मॉड कॉस थीटा लिख सकता हूं? हाँ, अब हमें मल्टीप्लाई कर देना है सीधे बी वेक्टर से, नहीं, बी के मैग्नीट्यूड से। क्योंकि अगर मैं बी वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर हमारे पास वेक्टर आ जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए? स्केलर चाहिए, ठीक है। तो इसका उधर करके मल्टीप्लाई कर दो या उसका इधर करके मल्टीप्लाई कर दो, हमें लाइक डायरेक्शन में मल्टीप्लिकेशन चाहिए, समझे कि नहीं? वही स्केलर प्रोडक्ट होता है। ध्यान से सुनो, तुम ऐसे भी तो कर सकते थे ना, देखो ना, ये अगर ए वेक्टर है और ये क्या है? बी वेक्टर है, तो हमें दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। तो पहले दोनों साथ लाओ, साथ मतलब एक ही डायरेक्शन में लाओ ना। तो यहां तो इधर ए को बी के डायरेक्शन में ला दिया था, इस बार क्या करने वाले हैं? बी को ए के डायरेक्शन में लाने वाला हूं। तो देखो, ये बी है तो ये क्या हो जाएगा? इधर क्या हो जाएगा?
क्या मॉड ऑफ बी कॉस थीटा लिख सकता हूं? Yes, sir. अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, अब ना मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा तो स्केलर आना चाहिए, इसलिए ए के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा? ए बी कॉस थीटा। क्या इधर से भी वही आया था? Yes, sir. मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, तो उनको लाइक डायरेक्शन में लाकर उनको मल्टीप्लाई करते हैं, उनके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। समझ में आ गया? Yes, sir. अगर मैं ए वेक्टर का एक कंपोनेंट दूसरा लेता तो इधर आता, ए साइन थीटा आता, हमें क्या कोई मतलब नहीं है, अनलाइक हो गया ना। एक इधर डायरेक्शन में हमें चाहिए था इसका मल्टीप्लीकेशन, समझ में आ गया? तो इससे कोई मतलब नहीं। चलो, सिर्फ उसके डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आ रहा है उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, आखिर इसका यूज क्या है? कुछ तो यूज होगा ना, ताकि हम ये सब पढ़ते हैं, है कि नहीं? तो चलो इसका यूज देखते हैं, बहुत ही सुंदर यूज है। तो ये लिख लिया क्या पूरा? तो याद रखना, ए डॉट बी जो होता है वो क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ये स्केलर है, क्या है? स्केलर है। अब चलो देखते हैं इसका यूज क्या है, पहले समझते हैं, ध्यान से सुनना। मान लो ये एक पाइप है, क्या है? ये पाइप है इधर, और तुमने एक बॉल जो है जस्ट यहां पे फिटेड किया, यहां पे एक बॉल है जस्ट फिटेड, ठीक है? तुमने इधर से फोर्स लगाया। अच्छा, तुम्हें वर्क डन पता है क्या? वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बचपन में पढ़े थे, है ना? तो फोर्स जो होता था ना, वो कांस्टेंट फोर्स होता था। क्या होता था? कांस्टेंट फोर्स होता था, है ना? एक बक्से को इधर से 10 न्यूटन फोर्स लगाया और डिस्प्लेस किया 4 मीटर। 10 जब तक 4 मीटर डिस्प्लेस करता रहा तब तक मैंने 10 न्यूटन फोर्स चेंज नहीं किया, तो सीधे क्या लिख दिया? 10 × 4, मतलब वर्क डन कितना हो जाता है? 40 जूल हो गया, तो उसका यूनिट जूल होता है। ये तो बात समझ में आया ना? तो ये कांस्टेंट होता है, तो जिधर फोर्स लगा रहे होते हैं उधर ही डिस्प्लेसमेंट चाहिए मुझे, तब जाकर वर्क होता है। ओके, वेरी गुड। अगर मैं इसको लगा रहा हूं, ये फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, और यहां से यहां तक पूरे ये एल लेंथ तक डिस्प्लेस किया इसी फोर्स के चलते, तो क्या हुआ बताना जरा? वर्क डन क्या हुआ मेरा? F × L हुआ कि नहीं? है ना? अब देखो, सेम पाइप है, पाइप क्या है? सेम है, सेम पाइप है, मतलब उसका भी लेंथ है। इस बार मैं फोर्स सीधे नहीं लगाया, इस बार मैं ये जो बॉल है, इस बार मैं ऐसे फोर्स लगाया यहां से थीटा एंगल पे। तो बताओ, फोर्स का इधर ले जाने में, इस बॉल को एल लेंथ एक्स एक्सिस की तरफ ले जाने में इस फोर्स का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा या इस फोर्स का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा? सेम फोर्स अमाउंट है, ऊपर वाले का होगा ना? हाँ। तो अब देखना जरा, क्या मैं बोल सकता हूं कि इस फोर्स को जब हमने सीख ही लिया है तो दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक पाइप के डायरेक्शन में F cos थीटा और एक ऊपर की तरफ F sin थीटा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इस बॉल को इधर ले जाने के लिए सिर्फ F cos थीटा ही रिस्पॉन्सिबल है? Yes, sir. यानी कि यहां पे अगर मैं वर्क डन बोलूं तो इस F sin थीटा क्या करेगा? इसको पुश करेगा ऊपर, नो यूज, उसका कोई यूज नहीं है। समझे क्या? हमें इसको आगे ले जाना था, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? इस बार इधर का फोर्स क्या हो गया? F cos थीटा × L। तो अब देखो ना, या इसको F × L cos थीटा लिख सकते हो। अच्छा, थोड़ी सी खुशबू आ रही है क्या? मतलब फोर्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट वाली, है ना? तो यही बात है कि भाई फोर्स, अगर फिर जब तुम लोग 9th या 10th जो भी पढ़ते हो तो वहां बताया जाता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या हो? एंगल थीटा हो। तो वर्क डन क्या लिख देना? FD cos थीटा लिख देना। वहां इसलिए बोला जाता है, लेकिन वहां पे फोर्स कांस्टेंट ही रहता है, फोर्स वेरिएबल नहीं रहता है। तुम इंटीग्रेशन नहीं पढ़े रहते हो,
इसलिए वहां फोर्स को क्या कांस्टेंट ही रखते हैं। तो मैंने कांस्टेंट फोर्स से ही समझा दिया कि भाई वर्क डन जो होता है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो आ गया ना डॉट प्रोडक्ट का फिजिक्स में यूज, है कि नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन जो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। ये इसका एप्लीकेशन है। अगर कोई पूछे कि डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन क्या है, तो तुम बताना कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, वो क्या देता है, वर्क डन देता है। समझ में आ गया, ये पूरा क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ, तो यहां से ये भी तो क्लियर हुआ ना कि फोर्स जो है किसके डायरेक्शन में लगना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। या ऐसे भी सोच सकते हो, डिस्प्लेसमेंट किसके डायरेक्शन में होना चाहिए, फोर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए। दोनों एक ही बात है, जहां तुम्हें सुविधा हो उस चीज का यूज कर लो, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट समझ में आया कि नहीं। चलो फाइनली डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है। अगर ए डॉट बी लिखा हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ। बहुत सुंदर, a इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ए मतलब मॉड ऑफ ए, बी मतलब मॉड ऑफ बी, और कॉस थीटा मतलब कॉस ऑफ एंगल, मतलब एंगल जो भी उनके बीच में होता है, दो वेक्टर के बीच में, उनके बीच का कॉस थीटा। समझ में आ गया ना, वेरी गुड। तो इसको लिख लो पहले खटाखट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कॉस थीटा में, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं डॉट प्रोडक्ट में। ओके, चलो लिखो जल्दी। डॉट प्रोडक्ट बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होता है। तुम 12th में पढ़ोगे तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, वो फ्लक्स होता है, उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, उसका जब डॉट लेते हो ना तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है, समझे कि नहीं। बी डॉट डी एल, तो बहुत से क्वांटिटी तुमको मिलेंगे बाद में, है ना। तो अभी बस एक छोटा सा जो सुंदर क्वांटिटी है वो क्या है, एफ डॉट डी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, वर्क डन देता है। क्या तुम्हें फोर्स पता हो, डिस्प्लेसमेंट पता हो और दो वेक्टर के बीच का एंगल पता हो तो कर लोगे ना, यस। अच्छा ठीक है। या सिंपली फोर्स को, ध्यान से सुनो, सिंपली फोर्स को कंपोनेंट मेथड, कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो और डिस्प्लेसमेंट को कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, इस टाइप का, तो दोनों का क्या निकाल लोगे, डॉट प्रोडक्ट। अब वो कैसे निकालते हैं वो हम आगे चर्चा करेंगे। समझ में आया। चलो, तो ये डॉट प्रोडक्ट में ये सब बातें थी। डॉट प्रोडक्ट को आगे समझते हैं। अब ध्यान से सुनो, क्या मैं बोल सकता हूं ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, बोलो, ए बी कॉस थीटा। अच्छा, मतलब अगर मैं बोलूं थीटा अगर जीरो हो, थीटा क्या हो, जीरो हो, तो ए डॉट बी का वैल्यू क्या आएगा, ए इंटू बी हो जाएगा, है कि नहीं। अगर थीटा 90 डिग्री हो तो ए डॉट बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। समझे कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज जीरो। लिखो, टू वेक्टर्स which are perpendicular to each other, two vectors which are perpendicular to each other have zero dot product। मतलब a dot b जीरो होता है, that is a वेक्टर और b वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज लिख लिया। अच्छा, कुछ और चीजें लिखे क्या इसमें। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर थीटा जो है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होता है, ओपन में 90 डिग्री को नहीं लिखा हूं यहाँ पे, 90 डिग्री को छोड़कर, तो थीटा जब 0 से 90 डिग्री होता है तो कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो उस दौरान जो ए डॉट बी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो वर्क डन पॉजिटिव और वर्क डन नेगेटिव। अच्छा, वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? वर्क डन विल बी पॉजिटिव। बोलो, जब एंगल 0 से जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 से लेकर 90 डिग्री हो। आ गया समझ में? वेरी गुड। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, वर्क डन विल बी पॉजिटिव इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 0 टू, मतलब ऐसे लिख सकते हो, थीटा 0 से लेकर और 90 डिग्री तक। यहाँ पे मत देना, क्लोज मत देना, मतलब उसका मतलब हो जाएगा 90 डिग्री पे भी, 90 डिग्री भी तो 0 हो जाता है, तो पॉजिटिव है ही नहीं, वो निगेटिव भी नहीं है। चलो ठीक है, तो ये बातें समझ में आई। तो छोटे छोटे चीज़ों को रिवाइज करना है बार बार। ए डॉट बी ए कॉस थीटा होता है। बाकी अगर तुम है ना अपने से रिजल्ट निकाल सकते हो यार, 0 डालो ना, ये क्या रटने की जरूरत है, 0 डालो। अगर थीटा 0 मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, अरे थीटा 0 मतलब ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर इसी कहीं डायरेक्शन में है, तो सीधे उनका प्रोडक्ट ए इंटू बी हो जाएगा ना। वेरी गुड। थीटा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का कोई कंपोनेंट इधर आएगा क्या? तो प्रोडक्ट क्या करोगे, घंटा नहीं करेंगे ना प्रोडक्ट। समझ में आ गया ना? तो कोई प्रोडक्ट नहीं हो गया। समझ में आ गया? ध्यान से सुनो। अब ये देखो, ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बोलो, बी वेक्टर है। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या ए इंटू बी वेक्टर लिखेंगे क्या? नहीं, ए इंटू बी। हम किसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं? अमाउंट का करते हैं। समझ में आ गया? वेरी गुड। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करो। हाँ, अब ये बहुत बार बार यूज आएगा तुम्हें, 90 डिग्री का। तो ऐसे याद करो कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, मतलब एंगल क्या है दोनों के बीच का? 90 डिग्री है। दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या है? 0 है। तो हर तरह से, हर एंगल से देखने आना चाहिए तुम्हें। आ गया? क्लियर है? तो जब देखा ना, तो मेरे दिमाग में आया, ओ भाई साहब, इसका एग्जाम्पल क्या था? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल था, है कि नहीं? अच्छा, सर ने बोला था एक बार कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है ना, अगर परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन 0 होता है। तो होता है ना? देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। अब तुम सोचोगे सर एक एग्जांपल दे दे। देखो, जिसे रस्सी है ना, इसे घुमा रहा हूं, यहां पे ये हॉरिजॉन्टल में घुमा रहा हूं, है ना, हॉरिजॉन्टल में घुमा रहा हूं, तो क्या टेंशन और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं कि नहीं? होते हैं। ये कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम ये जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, जब फोर्स का एनालिसिस करेंगे, तब ये एग्जाम्पल समझ में आएगा। इसलिए हम दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो मतलब तुम लोग सब्जी बेच रहे हो, ठीक है, सब्जी बेच रहे हो, ये ले ले सब्जी ले ले, ऐसे चल रहे हो, और तुम्हारा सेम लेवल है, मतलब एक ही लेवल पे जा रहे हो, तो तुम तो वर्क कर रहे हो ना, क्योंकि तुम फोर्स लगा रहे हो और उसके चलते डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस बकेट का। लेकिन ग्रेविटी फोर्स किधर लगा रहा है? नीचे फोर्स लगा रहा है अर्थ, और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? 90 डिग्री पे। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे अर्थ का वर्क डन 0 है? समझ में आया ना? तो यही कहानी है। बाकी के जो चीजें हैं हम वर्क पावर एनर्जी एक चैप्टर होता है उसमें पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। समझ में आ गया ना? चलो, तो हम डॉट प्रोडक्ट को यहाँ पे हमने समझने की कोशिश की। आई होप तुम्हें फील आया कि व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट, हाउ इट इज यूज्ड इन फिजिक्स, फिजिक्स में कैसे यूज होता है। फील आया? चलो, अब उसके बाद में हम कुछ और बातें करते हैं। अच्छा, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, है ना? तो क्या मैं बोल सकता हूं आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू, सॉरी, आई कैप डॉट आई कैप, बताओ क्या होगा? आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1। अच्छा, अब फिर आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 आई इंटू कॉस 0। हाँ, आई कैप, अरे आई कैप क्या हो गया? 1 इंटू कॉस
0 डिग्री, मतलब क्या आएगा 1 आएगा। मतलब आई कैप दो यूनिट वेक्टर है और दोनों के बीच का एंगल क्या है 0 होगा, सिंपल सी बात है। अब मुझे बताओ जे कैप डॉट जे कैप बताओ 1 हो जाएगा, वेरी गुड। के कैप डॉट के कैप बता दो 1 होगा कि नहीं। अच्छा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बताओ, कुछ भी जो फॉर्मूला है उसका यूज करो जल्दी खटाखट। ए स्क्वायर होगा, ए का मॉड इंटू ए और ए के बीच का एंगल कितना होता है 0, मतलब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिखो, इंपॉर्टेंट है ये। हम अभी एक बहुत अच्छी जगह पहुंचना चाहते हैं और थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे। मतलब हम कंपोनेंट फॉर्म का कैसे डॉट प्रोडक्ट करते हैं वो सीख लेंगे। तो उसको सिखाने के लिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स आना चाहिए तुम्हें, समझा क्या? चलो लिख लिया क्या? ओके चलो हम चेंज करते हैं यहाँ पे चौक, ठीक है। चलो अब यहाँ से देखो, ध्यान से सुनना। आई डॉट जे तुम बताना, आई डॉट जे क्या होगा 0 होगा। क्यों 0 होगा 1 इंटू कॉस 90 डिग्री, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है, ऐसे भी सोच सकते हो। तो डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर वेक्टर्स का 0 होता है। ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स है ना, या यूनिट वेक्टर्स है, या दोनों है? दोनों है। हाँ मतलब अच्छा नहीं लगता, छोटे छोटे हैं इनको भी वेक्टर बोलना पड़ता है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो अच्छा, जे डॉट आई क्या होगा 0 होगा। आई डॉट जे बोलो या जे डॉट आई बोलो, कोई फर्क नहीं पड़त है। के डॉट जे 0 इक्वल टू जे डॉट के, आई डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू 0। समझ में आया ना? तो आई जे के ये आपस में पेयर जो होते हैं ना, कोई दो पेयर ले लो, कोई एक पेयर ले लो, दो नहीं, कोई दो वेक्टर्स ले लो जो परपेंडिकुलर है, तो ये डॉट प्रोडक्ट 0 ही फॉर्म करेंगे। समझ गए? तो अगर कोई बोले ऐसे 4k डॉट 90j, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर को बाहर करो, 360 हो गया, और इनको डॉट करना है ना, नंबर को क्या करना है, तो ये क्या हो जाएगा 0। अरे नंबर तो बाहर आ जाएंगे ना, है कि नहीं। 90 इंटू 4 360, वो बाहर चले जाएंगे। हमें डायरेक्शन की बात है ना, आई डॉट के डॉट जे, है कि नहीं। तुम कहोगे सर मतलब फील नहीं आया, तो उधर से भी देख लेते हैं। देखो 4k को क्या लिख सकते हो 4 लिख सकते हो, 90k को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 90 लिख सकते हो, और k और j में कितना एंगल है 90 डिग्री। तो अभी भी तो 0 आ गया ना। 360 इंटू 0 है, ये इंटू 0 है मतलब 0 है, समझे ना। हाँ तो ये समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से खटाखट लिखो। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करना है, इसको लिख लेना है, इसको समझ लेना है, रिवाइज करते रहना है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट की बात आएगी ना, तो हमें अभी हमने सीखा था कि भाई डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्या आता है, स्केलर आता है, इसीलिए इसको एक और नाम से जानते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। समझ में आ गया, क्लियर है? ओके, सो नाउ ए बी कॉस थीटा। लेकिन अगर कंपोनेंट फॉर्म में हो तो कैसे करेंगे, कंपोनेंट फॉर्म मतलब कि अगर ए वेक्टर दे दिया है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, बी वेक्टर दे दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो दोनों कंपोनेंट फॉर्म में है ना। तो अब कैसे करेंगे, सुनो सुनो, अब
ओ सर ऐसे करेंगे सर, एंगल दे देते तो अच्छा होता। तो मैं बोलूँगा नहीं बिल्कुल नहीं, एंगल नहीं दूंगा। तुम कहोगे सर मतलब ए का मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लूँगा। अरे हाँ, तो पावर कट हो गया था, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अब यहाँ पे कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, तो तुम सोचोगे सर ए बी कॉस थीटा। हम कहें हाँ वाह क्या बात है क्या बात है। तो तुम बोलोगे सर ए तो पता है, मैग्नीट्यूड निकाल लूँगा। मैंने बोला हाँ बिल्कुल, वाह वाह। बी का भी मैग्नीट्यूड निकाल लूँगा। हम कहें बहुत बढ़िया सर, लेकिन एंगल नहीं है एंगल कहाँ दिया है दोनों के बीच में। तो मैं बोलूँगा कि रुको जरा, सब्र करो। देखो इन दोनों का क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। तो इसका इन तीनों से डॉट करो, इसका इन तीनों से डॉट करो, इसका इन तीनों से डॉट करो, आंसर आ गया, लिखकर भाग जाओ। समझ गए ना, बिल्कुल। तो कैसे करेंगे अब देखना जरा ध्यान से। अब फिर मैं एक जनरल फॉर्मूला बताऊंगा, समझे ना, एक जनरलाइज्ड कि बहुत ही लल्लू लाल एकदम देखते ही हो जाएगा। तुम्हें लगता होगा सर मतलब एक है 3 करना होगा, फिर एक है 3 करना होगा, फिर ये क्या, ये हमेशा ये ताम झाम करना होगा क्या। मैंने बोला नहीं बिल्कुल नहीं, चूंकि हमारा एकदम इनिशियल स्टेज है तो समझते हैं कि वो जो भी फॉर्मूला आया वो आया कैसे। चलो देखो, आई को इससे डॉट करोगे तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, और 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2। आई को अब इससे डॉट करोगे तो आई डॉट जे क्या हो जाएगा 0, और 1 इंटू 3 से 0 मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0। आई डॉट के करोगे 0, 1 इंटू 4 4 इंटू 0 0। चलो अब देखो -1 इंटू 2 -2 आ जाएगा, और जे डॉट आई क्या आ जाएगा 0। हाँ अब देखो -1 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा -3, और जे डॉट जे 1, तो उसको वही रहने दो। चलो के का करो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और के डॉट आई 0। 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, लेकिन के डॉट आई तो 6 इंटू 0, के डॉट जे 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और के डॉट जे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 6 इंटू 0। हाँ, और इसका 8, 2 इंटू 4 8, के डॉट के 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 लिख सकते हो, लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। कोई नंबर है तो उसको अगर 1 से मल्टीप्लाइड हो तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। तो क्या हुआ 2 -3 और 8 कितना आया 7 आया। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आया 7 आया। तो तुमने एक बात नोटिस किया कि जब मैं आई और आई का डॉट ले रहा हूं तभी कुछ वैल्यू आ रहा है, जब जे और जे का डॉट ले रहा हूं तभी कुछ वैल्यू आ रहा है, के और के का डॉट ले रहा हूं तभी कुछ वैल्यू आ रहा है, बाकी सब में अल्टरनेट हो जा रहा है तो 0 हो जा रहा है। अब वो 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे के बीच का एंगल 90 डिग्री है ना। तो ये अगर तुम्हें समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन करो और फिर जनरल फॉर्म लिखेंगे, -i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और b कैप जो है ये है -4k कैप प्लस 2i कैप माइनस 3j कैप। चलो ये क्वेश्चन करो, तुम्हें क्या निकालना है a डॉट बी फाइंड करना है। इसका खटाखट करो, तुम्हारे पास 30 सेकेंड टाइम है, करो। टिंग 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 पे बोलो। हाँ चलो इस क्वेश्चन को हम ओरली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं आंख बंद कर लेते हैं तब बोर्ड की तरफ देखते हैं। अब ध्यान से सुनो, अब वो क्या करेंगे ना, अरे सर आपने तो बताया था 1 इंटू 2, फिर -1 इंटू 3, फिर 2 इंटू 4। अरे मूर्ख, तुम्हें
आई और आई एक साथ डॉट करना होता है, जे और जे एक साथ डॉट करना होता है, और के एक साथ डॉट करना होता है, चाहे कहीं भी कैसे भी लिखा हो। समझ में आ गया? अब ये आई है तो इसका डॉट इसी के साथ आएगा, बाकी किसी के साथ इसका डॉट क्या होगा? 0। तो ऊपर क्या आया? -2 ही तो आया आई से। जे का डॉट लोगे तो कितना आया? -6 आया, और के का डॉट लोगे तो +4 आएगा। कितना आ गया? -4 आ गया ना। तो जब हम इसको समझ लिए, कॉन्सेप्ट को तो समझ ही लिए ना, तो फॉर्मूला लिखना तो हमारे बाएं हाथ के नाखून के अंदर जो मैल है उसके बराबर है। अब ध्यान से सुनो, अगर कोई वेक्टर ऐसे फॉर्मेट में लिखा हो, कैसे? ax i कैप ay j कैप प्लस az k कैप, एनी प्रॉब्लम? बी वेक्टर लिखा हो किस तरह से? bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, ए और बी वेक्टर लिखा हुआ है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जल्दी से बताओ, बताओ खटाखट जल्दी। हाँ, ax bx आ जाएगा प्लस ay by आ जाएगा प्लस az bz आ जाएगा, है ना? अगर कहीं दिखेगा तो डर जाओगे क्या? नहीं सर। चलो ठीक है, तो बहुत आसान है, सिंपली आई और आई सब डॉट ले लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट समझ में आ गया क्या होता है? तो डॉट प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर दिया हो, डॉट प्रोडक्ट दो तरह का होता है, दो तरीके से मतलब जनरली फाइंड किया जाता है। जब दो वेक्टर दिया है, दोनों के बीच का एंगल एंगल दिया हुआ है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, तो ए बी कॉस थीटा से फाइंड कर सकते हो ए डॉट बी। लेकिन अगर वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। समझा क्या? वेरी गुड। चलो अब दो क्वेश्चन कर लेते हैं आसान, उसके बाद मजे करते हैं। इसको देखो, क्वेश्चन हमारे पास है, ए वेक्टर है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। बी वेक्टर भी दिया हुआ है, ai कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर भी दिया हुआ है, बस बी वेक्टर में ये स्मॉल ए है, इसी को फाइंड करना है। कंडीशन क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए, ठीक है। और तुम्हारे पास टाइम क्या है? 44.251693 सेकेंड, ठीक है। हो गया क्या? चलो जल्दी करो, तुम्हारे पास खटाखट जल्दी। अच्छा, दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो क्या करना है हमें? डॉट प्रोडक्ट निकालना है और उसको 0 के इक्वल कर देना है। चलो डॉट प्रोडक्ट तुम बताओ, बताओ डॉट प्रोडक्ट बताओ, क्या लिखूं? 3a माइनस 4 प्लस 24, इसको किसके इक्वल कर दूं? 0। चलो क्या मैं 3a इक्वल टू -20 लिख दूं? a इक्वल टू -20/3 लिख दूं? यही तो आंसर आएगा। सिंपल सी बात, नो बकवास, है कि नहीं? तो बहुत लल्लू लाल का क्वेश्चन आता है इसमें। चलो एक और क्वेश्चन करें क्या? चल एक और क्वेश्चन है, ये ए वेक्टर है, ये ए आई कैप है -5j कैप है प्लस 6k कैप, और जो बी वेक्टर है वो ए आई कैप है प्लस ए जे कैप है और प्लस के कैप है। ए अगर बी के परपेंडिकुलर है देन फाइंड ए, ये स्मॉल ए फाइंड करना है। ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और तुम्हें स्मॉल ए का वैल्यू फाइंड करना है। तुम्हारे पास टाइम जो है 20 सेकेंड है, इसमें 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड, टिक 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 टिक। हो गया? चलो तो देखते हैं कितना आंसर आया। 3 and 2 नहीं, 3 and 2 नहीं आएगा, 2 and 3 होगा। चलो ठीक है, चलो ए डॉट बी क्या कर देंगे? 0। ये क्या हो जाएगा? a²। ये क्या हो जाएगा? -5a, और ये क्या हो जाएगा? 6। अब ये क्या है? क्वाड्रेटिक है,
सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करो या कॉमन लेकर करो, मुझे तो दिख रहा है a इक्वल टू 2 and 3, जैसे भी सॉल्व करना हो, ठीक है। 2 and 3 आंसर आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे ठीक है, 3 and 2, ठीक है, 2 and 3 इसका आंसर आया। तो कुछ लोग सोचता है अरे यार एक ही वैल्यू देखा था, 2 वैल्यू कैसे आ सकता है, जरूर गलत है मेरा। कॉन्फिडेंस नहीं होता है कुछ लोग को लाइफ में, है कि नहीं? तो क्यों नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 2 रखो, अब तुम सोचोगे कि यार मतलब थोड़ा सा फील आ जाता है तो मजा आता है। अच्छा a का वैल्यू 2 रखो, तो देखो a का वैल्यू अगर मैं बना लिया ना इसको, चलो a का वैल्यू 2 रखो तो इधर भी आ जाएगा 2, इधर भी आ जाएगा 2। अब डॉट लो दोनों का, डॉट लो दोनों का, लो 4 माइनस 10 और प्लस 6, ये 10 माइनस 10 कैंसिल कैंसिल, 0 हो गया कि नहीं? यस सर। चलो अब मैं 3 रखता हूं, 3 और ये 3 फ्री में, चलो 9 और प्लस 6 15 यस और माइनस 15 सुनना है ना। तो डॉट प्रोडक्ट 0 आया कि नहीं, तो हमारा आंसर भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो अब हम सीखते हैं कि भाई 2 वेक्टर अगर दिया हुआ है कंपोनेंट फॉर्म में तो एंगल कैसे निकालेंगे, है कि नहीं? चलो वो भी सीख लेते हैं। बहुत ही मतलब लल्लू लाल क्वेश्चन होता है एंगल निकालना, और कभी भी भूलना मत ये, अगर ए वेक्टर ऐसे दिया है। अच्छा एक काम करते हैं, तुम्हें तो पता है ए डॉट बी क्या होता है, बताओ? ए बी कॉस थीटा। तो वहां से तुम कॉस थीटा निकाल सकते हो, कैसे? दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो उस वाले मेथड से, और दोनों के मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। या सिंपली अगर ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या? अच्छा अगर मान लो मेरा दिमाग सटक गया, दिमाग सटक गया, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं ऐसे लिखूंगा, देखो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। क्या? b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर और b3 स्क्वायर। c से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? ऊपर B3 है ना। हाँ तो ठीक है, तो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा सी को हटाना चाहते हैं, इज्जत ही नहीं है। ठीक है जाने दो, हटाओ। चलो देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब ये इसलिए लिखा क्योंकि ए वेक्टर को मैंने क्या मान रखा है, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और बी वेक्टर को क्या माना है, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। समझ में आया क्या? यस सर। अरे समझ में आया क्या? यस। तो एक क्वेश्चन दूं क्या? यस सर। इसको लिख लिया क्या? तो जल्दी से लिखो, एक क्वेश्चन देता हूं बहुत सुंदर सा, खटाखट। चलो अब मेरे पास ए वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, क्या, आई कैप और प्लस जे कैप। बी वेक्टर भी दिया हुआ है, जे कैप प्लस के कैप। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। 2 वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना है। अच्छा मैंने देखा ए वेक्टर दिया हुआ है, अच्छा बी वेक्टर दिया है, बहुत बढ़िया। एंगल कैसे फाइंड करेंगे? फार्मूला का यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला? देखो ज़्यादा फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, सीधे ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा लिखो। ए डॉट बी एक जगह से निकाल लो, ए बी यहां से निकाल कर कॉस थीटा निकाल लो, सिंपल सी बात है ना। अब तुम कहोगे सर अभी आपने बताया था a1 b1, अरे वो ठीक है वो आता है, लेकिन उसका यूज हम बार बार नहीं करेंगे, वो उतना लेंदी। ऑब्वियसली जब तुम सॉल्व करते हो तो वही आता है, ओके। हाँ तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है, वो याद ही रह जाता है। वो खट से लिख सकते हो तुम, कैसे लिख सकते हो, खट से, है ना। चलो
तुम्हारे पास इसके लिए 1 मिनट टाइम है। वैसे 1 मिनट बहुत ज़्यादा हुआ, 10 सेकेंड देना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का, जिसमें हम दो वेक्टर का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी आता है ना। उसका यूज ज़्यादा है फिजिक्स में, और वो भूल जाते हैं लोग, जो मतलब पढ़ते नहीं है वो लोग। अब ध्यान से सुनो, हो गया एंगल। चलो, अगर मैं बोलूँ ए, हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला क्या है, ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी। तो तुमने ए डॉट बी निकाला, कितना आया ए डॉट बी, आई तो है ही नहीं, भाग जाएगा बेचारा रोते हुए। जे है, हाँ 1 आ गया, के है ही नहीं, इधर आई है तो इधर आई नहीं है तो 0 हो गया। ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, +0 आई कैप, है ना, और उसको क्या लिख सकते हो, +0 के कैप। तो आई का कोई साथी नहीं है तो आई ये 0 हो गया, जे सिर्फ 1, के का भी 0, तो ए डॉट बी से क्या आया 1। अच्छा, ए का मैग्नीट्यूड बताओ, √2 हो जाएगा। बी का मैग्नीट्यूड बताओ, √2 हो जाएगा इनटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा 1/2, तो थीटा क्या आ जाएगा π/3, दैट इज 60 डिग्री। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने आ जाएगा, कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया। चलो जल्दी से लिखो लास्ट पॉइंट। आज सक्सेसफुली हमने पूरा किया। चलो, अगर मैं बोलूं, अब एक देखना जरा ध्यान से, ए डॉट बी का मॉड, ये क्या है, ए डॉट बी का मॉड क्या लिखते थे तुम, ए वेक्टर का होल स्क्वायर, बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर का मॉड, बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा। क्या यही लिखते थे क्या? अगर कहीं पे मैं इसको ऐसे लिख दूं, कैसे लिखाऊंगा बताओ, 2 इसको ए डॉट बी लिख दूं तो तुम्हारे आंखों से आंसू आ जाएंगे क्या? नहीं ना, है कि नहीं? ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी लिख दिया, है कि नहीं? तो बस यही है, डॉट प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। और होमवर्क के फॉर्म में सुन लो, होमवर्क बहुत ज़्यादा है, होमवर्क बहुत ज़्यादा है। मतलब ये हुआ कि डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड HC वर्बा में जितने भी वर्कड आउट एग्जाम्पल है वो सारे करके आना है। ज़्यादा नहीं होंगे, जितने भी होंगे लेकिन करके आना है। O1 O2 में O1 O2 पूरा डिस्कस कर सकते हैं, अगर जो मतलब यहाँ तक जो भी होगा सब बना कर लाना। एक्सरसाइज में तुम्हें देखना है कि कहाँ तक डॉट प्रोडक्ट जो भी पढ़ चुके हो, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही लेक्चर बच गया ना, एक ही लेक्चर बचा हुआ है। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम पढ़ने वाले हैं, उसका एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा वेक्टर का समापन समारोह हो जाएगा। फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर शुरुआत होगा, और वो क्या है? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स शुरुआत करें या ये करें एक चैप्टर पीछे वाला, हाँ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करें क्या? चलो, इसके बाद हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। ओके, और उसमें बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि उसमें इतना खतरनाक तरीके से हम पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट जानेंगे कि तने देखी ना होगी है ना, थाराबाई जोगिंदर। ओके, तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। होमवर्क मैंने दे दिया है, ठीक है। DPP 1 सॉल्व करके लाना है। DPP कंप्लीट हो चुका है, हमने बना लिया है। आज जो है या कल लिंक में डाल दूंगा, ठीक है। वो DPP 1 और 2, DPP 1 और 2 ये दोनों सॉल्व करके लाना है। तो जो भी लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, आप कंटिन्यू करते रहिए, और हमारे साथ जो भी यहाँ पे होमवर्क दिया जा रहा है उसको भी आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पे सॉल्यूशन जो दिया जा रहा है उसको आप देखिए, ठीक है, बहुत एडवांटेज होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।